पिछले शुक्रवार को रिलीज मूवी जॉली एलएलबी 3 की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। हालांकि ऐसी घटना हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हुई। ऐसी घटनाएं होती आई रही हैं और आज भी हो रही हैं। ये घटनाएं हैं डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के नाम पर सरकार द्वारा गरीबों और गांव वालों की जमीनों का अधिग्रहण करना। इस मूल कहानी पर बाद में बात करते हैं कि ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल गांव में ऐसा क्या हुआ था। पहले इस मूवी पर बात करते हैं। वैसे मैं अभी तक इस बात को पचा नहीं पाया हूँ कि अक्षय कुमार ने ये मूवी साइन कैसे कर ली, क्योंकि अक्षय कुमार प्रो बीजेपी हैं। हालांकि वो बहुत चैरिटी भी करते हैं, किंतु साथ ही शायद वो कैपिटलिस्ट भी हैं। कोरोना लॉकडाउन के समय काल में केंद्र की बीजेपी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी। किसानों और किसानों के समर्थक लोगों और संगठनों ने इन कृषि कानूनों को काला कानून कहा था और इनके विरोध में हजारों किसान 1 साल से अधिक दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के आसपास शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। किंतु अक्षय कुमार ने इन कृषि कानूनों का विरोध नहीं किया, बल्कि समर्थन किया था। इसलिए जॉली एलएलबी 3 में अक्षय कुमार किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। ये बात विरोधाभासी लगती है। खैर, फिल्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। शुरुआत के लगभग 30 मिनट फिल्म स्लो है और थोड़ा बोरिंग सी लगती है, किंतु फिर जैसे ही मूवी अपनी मूल कहानी पर आती है, मूवी को देखने का रोमांच बढ़ते ही जाता है। फिल्म में कॉमेडी है, हास्य व्यंग है, इमोशनल सीन भी हैं। सभी पात्रों ने अच्छा काम किया है। अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन है। अच्छा होता कि कोर्ट रूम में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अरशद वारसी के बजाय अक्षय कुमार बोलते, क्योंकि एक तो अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी कोर्ट रूम ड्रामा में बहुत अच्छी है। कोर्ट में पूरे केस पर वही बोलते रहे। ऐसे में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स अरशद वारसी से बुलवाना ये सही नहीं लगा, और इसलिए भी सही नहीं लगा क्योंकि बीइंग अ सुपरस्टार अक्षय कुमार यदि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स में फ्रॉड बिजनेसमैन के विरुद्ध और किसानों और गरीबों के हित में बोलते तो ये बहुत अधिक असरदार लगता। किंतु अक्षय कुमार के कंपैरिजन में अरशद वारसी का स्क्रीन टाइम कम है, इसलिए बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये एडजस्टमेंट करना पड़ा। फिल्म अच्छी है और सभी को देखनी चाहिए। सरकारें कैसे सो कॉल्ड बिजनेसमैन से कल्यूजन करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर गरीब लोगों के सदियों पुराने घरों और गांव को उजाड़ देती है और उनको उनकी ही जमीन से बेदखल कर देती है, ये इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। अब बात करते हैं उस घटना पर जिससे ये मूवी इंस्पायर्ड है। ये बात है वर्ष 2009 की। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए उस समय उत्तर प्रदेश की मायावती राज्य सरकार ने हजारों हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहित करनी शुरू की। इसके लिए राज्य सरकार ने 1000 से अधिक गांवों को नोटिफाई किया था। ग्रेटर नोएडा हाई टेक सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बनने में 300 से अधिक गांव और लगभग 7 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान था। राज्य सरकार का कहना था कि ये प्रोजेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में है। इससे एक हाई टेक सिटी तो बनेगी ही, साथ में यमुना एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिससे नोएडा और आगरा के बीच की दूरी 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों के समय का कानून है जो 1894 में बना था। इस कानून के अंतर्गत सरकारें सड़क, रेलवे लाइन या अन्य किसी प्रोजेक्ट जैसे डैम या हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर किसी की भी जमीन ले सकती है और बदले में सरकार जमीन के मालिकों को मुआवजा देती है और रिहेबिलिटेशन करती है। किंतु अंग्रेजों के समय में बने इस कानून को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि या तो लोगों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जाता या रिहेबिलिटेशन सही ढंग से नहीं किया जाता। इस कानून को वर्ष 2013 में मॉडिफाइड किया गया, जो अब राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट नाम से जाना जाता है। भट्टा पारसौल गांव की ये जो घटना है वो 2013 से पहले की है। ग्रेटर नोएडा के आसपास के किसानों को लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स के नाम पर उनके घर, उनकी जमीन, उनकी आजीविका और उनका हक सब कुछ निजी बिल्डरों को सौंपा जा रहा है। उस समय की उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार कौड़ियों के दाम पर किसानों से जमीनें खरीद रही है और प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों में बेच रही है। जब सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान नहीं निकल पाया तो जनवरी 2011 में ग्रेटर नोएडा के आसपास के ग्रामीणों ने मनवीर सिंह तेवतिया के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बसपा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करना शुरू किया। भट्टा पारसौल ये दोनों गांव इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र बिंदु थे। उचित कॉम्पेंसेशन के साथ साथ किसानों की एक मांग ये थी कि कुछ हिस्सा खेती के लिए बचाया जाए, क्योंकि किसानों की आजीविका खेती के सिवा और कुछ नहीं है, और बिल्डरों के साथ रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था की जाए। किंतु प्रशासन ने इन मांगों को नहीं माना। 7 मई 2011 को स्थिति बिगड़ गई।
अब यहाँ पर प्रशासन और किसान दोनों पक्षों के अपने अलग अलग वर्जन हैं। प्रशासन और पुलिस का कहना था कि किसानों ने ही पहले पुलिस पर हमला किया, हथियार छीने और आगजनी की, किंतु गांव वालों के अनुसार पुलिस वालों ने ही पहले गोली चलाई थी ताकि हिंसा भड़के और फिर वे किसानों के नेता मनवीर सिंह तेवतिया को अरेस्ट कर इस आंदोलन को दबा सकें। 7 मई 2011 को भट्टा और पारसौल गांव में पुलिस और किसानों के बीच हुई भीषण झड़प में 2 पुलिसकर्मी और 2 किसान मारे गए, जबकि गांव वालों के अनुसार मौतें इससे कहीं अधिक हुईं। कई घर, गाड़ियां और ट्रैक्टर जलाकर खाक कर दिए गए। किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने निहत्थे किसानों, औरतों और यहां तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा। किसानों का कहना था कि हमें यमुना एक्सप्रेसवे और हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु फिर हम किसान कहां जाएंगे? हमारे घर गांव हमारे सामने उजाड़ दिए जाएंगे, हमारी आजीविका का क्या होगा? उस समय सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर ने फ्रंटलाइन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि असल मुद्दा भूमि अधिग्रहण का नहीं है, बल्कि योजना और विकास का है। हर चीज को जनता के हित की परियोजना बता दिया जाता है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि स्वयं सरकार के आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में बताते हैं कि पिछले 15 सालों में 60 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि ली गई और गरीबों में से शायद ही किसी को इस विकास से लाभ मिला हो। होता यह है कि विकास के नाम पर देश के अमीर वर्ग नहीं, अपितु ग्रामीण और शहरी गरीब लोग ही हमेशा बलिदान देते हैं, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि सरकार की ओर से होने वाली स्ट्रक्चरल वायलेंस के जवाब में आम लोग भी गुस्से और हिंसा पर उतर आते हैं। किसानों ने उस समय सभी राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया था कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हमारे सपोर्ट में दिख रही हैं। उस समय सभी राजनीतिक पार्टियों ने इन गांवों को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। जुलाई 2012 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी न्यूज के अनुसार गांव वालों ने ये बताया कि उम्मीदवारों ने उस समय यह ध्यान रखा कि उन्हें किसी चीज की कमी न हो। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह ने पानी के टैंकर भिजवाने की व्यवस्था कर दी थी। बिजली भी 14 घंटे तक मिलती थी और यदि कभी चली जाती तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को फोन करना पड़ता था और बिजली तुरंत बहाल हो जाती। विधानसभा चुनाव से पहले नेता लोग यह भरोसा दिलाते थे कि जेल में बंद किसान सुरक्षित हैं और जल्द ही बाहर आ जाएंगे, किंतु चुनाव खत्म होने के बाद साल भर के अंदर ही सब कुछ बदल गया। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, जो उस समय उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, केवल 38 साल में। वैसे मायावती जब 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, उनकी उम्र भी केवल 39 साल थी। 2012 में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भट्टा पारसौल गांव नेताओं की प्राथमिकता सूची से गायब हो गया। पानी के टैंकर नहीं आते, बिजली की हालत सबसे बुरी हो गई। पहले जहां 14 घंटे बिजली मिलती थी, चुनाव के बाद मुश्किल से 4 घंटे बिजली आती थी, वो भी दोपहर 12 से 4 तक। लोग तपती धूप में पेड़ों की छांव में बैठे रहने को मजबूर होते थे। चुनाव से पहले नेता लोग समस्या सुलझा देते थे, किंतु अब कोई सुनवाई नहीं होती। इसीलिए किसानों ने इसके बारे में पहले ही कहा था कि सभी राजनीतिक पार्टियां वास्तव में केवल अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, चुनाव जीतने के लिए ही किसानों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने भट्टा पारसौल गांव का दौरा किया था और दावा किया कि असल में पुलिस ने और भी किसानों की हत्या की है। उनके शव जलाकर राख के ढेर में दबा दिए गए हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। उनके इस बयान से मामला और गर्मा गया था और कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के बीच राजनीतिक टकराव खड़ा हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया था और कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है। भट्टा पारसौल गांव की इसी घटना से जॉली LLB 3 फिल्म प्रेरित है। सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर ने वर्ष 2011 में फ्रंटलाइन को दिए एक इंटरव्यू में जो बात कही थी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सदैव किसान और गरीब लोग ही क्यों सैक्रिफाइस करते हैं। अमीर लोग, नेता मंत्री लोग या सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर बैठे नौकरशाहों को क्यों अपनी 1 इंच भूमि भी देश या राज्य के विकास के लिए नहीं देना पड़ता है। गरीबों को ही क्यों सदैव बलि का बकरा बनाया जाता है। इस विषय को ही इस फिल्म में दिखाया गया है।